नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपके समक्ष रचना कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सब भलीभांति जानते ही हैं कि प्राय इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात साहित्य जगत में अपना एक अलग स्थान और बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके साहित्यकारों से करवाते हैं। और आज भी साहित्य और शिक्षा जगत के बेशकीमती नग डॉक्टर नीलम जुल्का जी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर नीलम जुल्का जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, और हमारे दर्शक बहुत ही उत्सुकता के साथ जानना भी चाहेंगे कि साहित्य के साथ आपका प्रेम कैसे पड़ा और इस ओर आपने अपना पहला कदम कब रखा? शुरू से ही मैं एक संवेदनशील व्यक्तित्व के साथ जुड़ी रही हूँ। मतलब मेरा व्यक्तित्व संवेदनशील है जी। अपने परिवेश में जो घटनाएं घटती थी उनको मैं शुरू से ही बड़ी सजगता के साथ देखती थी। और स्कूल में भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, साहित्यिक कार्यक्रम होते थे, उसमें भी प्रतिभागिता करती थी। लेकिन 5वीं कक्षा में जब मैं आई तब हमारे यहाँ जब पोइट्री कंपटीशन हो रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि स्वरचित अगर रचना होगी तो उस बच्चे को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। जी। तो पहले तो हम किसी भी कविता को बोल दिया करते थे, स्टेज पर जाकर के अभिव्यक्त कर दिया करते थे। लेकिन जब स्वरचित कविता के बारे में बात आई तो हमारी मैडम ने कहा कि आप लिख सकते हो, आप लिखो जी। तो पर मुझे लगा कि चलो मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैंने घर में लिखने की कोशिश की, थोड़ी सी घर में भी मैंने सहायता ली अपने भाइयों से ऐसे। तो वो कविता मैंने लिख ली। तो जब मैंने प्रस्तुत की मंच पर तो उस कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। क्या बात है, हाँ, क्या बात तो है। तब से मेरे अंदर एक हौसला भी हुआ और एक विश्वास जागा कि मैं भी बहुत अच्छी कविता कर सकती हूँ। तो फिर यह दौर एक तरह से चलना शुरू हो गया। ये सिलसिला तब से चलता ही रहा और मैं साहित्य के साथ जुड़ गई और तब से निरंतर आपने जो था लिखना शुरू कर दिया। हाँ जी। और लगातार आपकी फिर जो कविताएं हैं वो चर्चा में रही होंगी। हाँ जी, वो पाठकों में और अपने जो टीचर्स में भी। जी, स्कूल में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी मैं, और मैगजीन में भी, स्कूल की मैगजीन में भी मेरी कविताएं जो थी वो प्रकाशित होना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे मेरे को एक उत्साह मिला, प्रेरणा मिली और ये फिर मैंने लेखन कार्य की तरफ अपना रुझान और ज़्यादा बढ़ा लिया। और कह देते हैं ना कि जब किसी हमारे कार्य की तारीफ हो तो हम उस और जो है वो प्रेरणा हमें मिलती है और हम और आगे बढ़ जाते हैं। जी जी जी। तो आपने शिक्षा काल से ही आपने जो था अध्यापन भी शुरू कर दिया था, जैसा कि मैं जान पा रही हूँ। और एमए के बाद आपने एमफिल, फिर पीएचडी, और लगातार एक सीक्वेंस में आपने जो था अपना शिक्षा जो है वो ग्रहण की। तो इस और आपको अपने घर से कोई प्रेरणा मिली या आपकी अपनी रुचि थी? हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, असल में हम बचपन में ही जैसे शिक्षक और विद्यार्थी वाला गेम खेलते होते थे तो मैं उसमें शिक्षक बनती थी, टीचर बनती थी। अच्छा। तो तभी से ही मेरे मन में एक मतलब प्रेरणा क्या, विश्वास और मैंने जैसे कहते निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में टीचर बनूंगी, मैं शिक्षक बनूंगी। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा सजगता से अध्ययन भी किया और साथ के साथ
मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताती जी, हूँ जी, जरूर। कि बचपन में मेरा नाम लिली था। क्या बात है। हाँ जी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे घर में लिली के फूल बहुत सारे खिले हुए थे जी। तो हमारे माता पिताजी ने ये नाम रख दिया जी। तो लेकिन मेरे मन में आया कि मैंने तो टीचर बनना है और टीचर बनूंगी, हो सकता है मैं कोएड कॉलेज में पढ़ाऊं या कुछ। हाँ। तो लिली मैडम शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना नाम खुद ही बदलूंगी। ओके। तो मैंने स्कूल में फिर मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं ना अपना नाम बदलना चाहती हूँ। तब इतनी जटिलताएं नहीं थी नाम वगैरह बदलने में। तो वो कहते आप क्यों बदलना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं आपकी तरह मैडम बनना चाहती हूँ। तो स्कूल में फिर सभी टीचर्स बहुत खुश भी हुई और हंसी भी कि इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा कैसे मतलब अभी से निर्णय कर रहा है कि मतलब वो टीचर बनेगा। और फिर कहते अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपने नाम बदलना है तो आप अपने मदर को कल लेकर आए, अपनी माता जी को लेकर आए। तो मैंने घर में कहा कि हमारी मैडम जो है वो आपको कल बुला रही हैं स्कूल में। तो मेरी माँ ने सोचा कि शायद कोई शरारत की होगी तभी टीचर ने बुलाया। तो हाँ, पेशी के लिए मुझे बुला रही है जैसे माँ बाप को बुलाती हैं। तो फिर वो मेरी माता जी गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी मैडम, आपकी बेटी तो अभी से ही मैडम बनने के ख्वाब देख रही है और वो अपना नाम बदलना चाहती है। तो फिर वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सभी टीचर्स में हंसी का माहौल हुआ। तो फिर मेरी मदर भी कहते अगर इसका ये सपना है और नाम बदलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो तब से मेरा नाम फिर नीलम हो गया था। मैंने फिर लिली नाम बदल करके, तो ये मेरा बचपन से ही सपना था कि मैंने शिक्षक बनना है। और इसी तरह से एमए के बाद फिर मैंने एमफिल किया, लेकिन साथ साथ मैंने कॉलेज में सुबह पढ़ाया। मेरी सिलेक्शन हो गई एमए के बाद और एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुई और मेरे अंडर 4 और टीचर थे। तो उस दायित्व को भी मैंने बखूबी निभाया। और शाम के समय 1 से 5 बजे तक हमारी एमफिल की क्लासेस होती थी यूनिवर्सिटी में। तो साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी में एमफिल की पढ़ाई भी पूरी की। क्या बात है। ये बहुत ही प्रेरणादायी बात रहेगी आजकल के जो पाठक हैं उनके लिए भी कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आपने शिक्षा देना भी प्रारंभ कर दिया था। तो उस समय आपका जो इतना शेड्यूल बिजी रहता होगा तो आपको कठिनाई नहीं आती थी अपनी पढ़ाई करने में? वो एक शौक था, एक सपना था, आती थी, लेकिन मैं भूली रहती थी खुद को। अच्छा। जैसे सुबह कॉलेज गई तो कॉलेज के दायित्व के साथ इतना जुड़ जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था 1:30 कब बज गया। और जैसे ही 1:30 बजता था मैं भागती थी वहां से कि मुझे यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। और यूनिवर्सिटी में मैंने अपने दायित्व को निभाया। वहां मैं अपनी क्लास में डीआर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, तो वहां के भी दायित्व को मुझे निभाना पड़ता था। तो लेकिन बहुत खुशी से, क्योंकि मेरा अपना शौक था, तो मुझे कई बार ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। कई बार तो होता था कि मैं चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती थी, 2 घंटे सो जाती थी, शूज पहने हुए हैं, सैंडल पहने हुए हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो साल था मेरा वो बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था मेरे जीवन का। और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही ज़्यादा आजकल के जो पाठक हैं उनके लिए बात जो है वो सराहनीय है। मतलब आपकी जो है उनको मतलब सीखनी चाहिए उससे कि आपने शिक्षा भी ली और शिक्षा दी भी। और मतलब आपका जो जीवन था उस समय का वो किताबों में घिरा रहता था, किताबों में, और आप जुड़ी रहती थी उनसे। और पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं ना बंदा और भी सीख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जी, हर पल सीखता है, हर पल सीखता है जी। तो पढ़ाने के लिए कई बार हमें पढ़ना और भी पढ़ना पड़ता है। नहीं, कई बार नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है जी। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टूडेंट के सामने रखते हैं तो उसके बारे में पूरी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो उसके बाद ही हम स्टूडेंट को कुछ दे पाते हैं। और दूसरा ये भी है, जब हमारे जमाने में स्टडी हम करते थे, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ मेरे मतलब हम बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के संपर्क में आए। जैसे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है, डॉक्टर मैथिली प्रसाद भारद्वाज जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी हैं, ऐसे डॉक्टर राजगुरु, तो वो हमें प्रेरित भी करते थे। तो हम लाइब्रेरी में जाकर के पूरी की पूरी अलमारी खाली कर देते थे, टारगेट बनाते थे कि एक हफ्ते में मैंने इतनी किताबें पढ़ लेनी है। तो हम अपने मतलब अध्ययन की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। तो अगर हमने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ था तो वो फिर हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा काम आया। सही बात है। तो आपका जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि साहित्य की आपने विभिन्न विधाओं में अपनी कलम दौड़ाई जी, कहानी, कविता, निबंध, लेकिन ज्यादातर आपका जो कार्य सामने आ रहा है वो समीक्षा और आलोचना का है।
जी और कम से कम अगर मैं कहूँ कि 25 किताबों की आपने आलोचना की है जी। और समीक्षा और आलोचना में ही आपकी विशेष रुचि का कोई खास वजह हो, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। हाँ जी, समीक्षा और आलोचना के साथ मैं इसलिए भी ज़्यादा जुड़ी क्योंकि मैं अपने विद्यार्थी काल में भी समीक्षकों के संपर्क में बहुत आई, आलोचकों के संपर्क में बहुत आई। जैसे समकालीन समीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान भी मेरे टीचर रहे हैं और वो जो समीक्षा करते थे, जो आलोचना करते थे, उनकी आलोचना ही मेरी आलोचना को एक नई राह दिखाती रही। जैसे वो कहते थे कि कृति की राह से गुजर करके ही कृति की हमें आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी कृति की प्रतिमानों के द्वारा, मानदंडों के द्वारा सिर्फ व्याख्या करते हैं तो वो आलोचना सही नहीं है। आलोचना भी एक पुनः सृजन है। काव्य का, किसी भी कहानी का, किसी भी नाटक का, कोई भी साहित्यिक विधा होती है, उसका एक पुनः सृजन है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि अगर जो कवि है वो जीवन का पुनः सृजन करता है, वो आत्माभिव्यक्ति की का सृजन करता है, तो जो आलोचक है वो उस काव्यात्मक अभिव्यक्ति का पुनः सृजन करता है। तो जो आलोचना है वो भी एक सामान्य सी व्याख्या नहीं है, बल्कि वो एक पुनः सृजन है। तो मुझे भी एक दृष्टि मिली, डॉक्टर मेघ से मुझे मिली, और कई बार समारोह में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी संभाषण मुझे सुनने को मिला। तो कई ऐसे, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, वो भी मेरे टीचर रहे हैं। तो ये मेरा भाग्य रहा है, सौभाग्य रहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे आलोचकों के साथ जुड़ी हूँ और उनका सीधा प्रभाव फिर मेरे लेखन पर भी पड़ा है और वो हमें प्रेरित भी करते जी। तो वैसे तो आलोचना ही नहीं, मैंने साहित्यिक सभी विधाओं के ऊपर, जैसे कविता है, कहानी है, नाटक के ऊपर भी मतलब अपनी लेखनी चलाने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, मैंने रेडियो स्टेशन से ही 25 किताबों की समीक्षा की है और भी कई किताबों की समीक्षा मैंने की है। तो इसलिए समीक्षा के साथ मैं जुड़ी रही हूँ। मेरे ख्याल से दर्शकों के मन में ये जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि समीक्षा और आलोचना जी, ये दोनों में कोई खास अंतर है या दोनों एक ही हैं? हाँ, देखा जाए दोनों एक ही हैं। देखिए, आलोचना का मतलब क्या होता है? आ प्लस लोचना। आ का मतलब होता है चारों तरफ और लोचना का मतलब होता है देखना। जब हम किसी कृति को चारों तरफ से देखते हैं, चारों तरफ मतलब पूर्ण रूप से देखते हैं, जब हम उसको देखेंगे, उसको पहचानेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तभी तो उसके अर्थ को हम उद्घाटित कर पाएंगे। नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे तो उसकी क्या हम व्याख्या कर सकते हैं, उसका क्या पुनः सृजन कर सकते हैं। इसी तरह से समीक्षा का मतलब भी होता है सम्यक रूपेण ईक्षा। सम्यक मतलब ठीक से, ईक्षा मतलब देखना। तो वो दोनों ही बातें कृति के साथ जुड़ी होती हैं कि ऐसा नहीं है कि किस पुस्तक को खोलो नहीं और आलोचना ऐसी कर दो कि पूरा भूमंडल कंपित हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो रचना को नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी आलोचना इतनी साहित्यिक स्तर पर करने की, भाषा का, कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो फिर आलोचना सही नहीं होती। और आलोचना का मतलब सिर्फ नेगेटिव भी नहीं है कि किसी की हम आलोचना कर रहे हैं, किसी के हम कमजोर बिंदुओं को बता रहे हैं। नहीं, जब हम कृति की आलोचना करते हैं तो कृति को पूरी तरह से हम शुरू से लेकर अंत तक उसके सारे पहलुओं को पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर अपनी भी उद्भावना से, नई चिंतना से, नए प्रतिमानों के ज्ञान से, हम नए ज्ञानानुशासनों से उसकी फिर से आलोचना करते हैं। तो इसलिए जो आलोचना है वो सिर्फ कृति की व्याख्या नहीं, बल्कि कृति का पुनः सृजन हो जाता है। तो ये भी सृजन के साथ जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विधा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो आलोचना शब्द है जी, मतलब किसी के बात की उसकी आलोचना करना, हाँ, सही रूप में वो नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन लोगों को ये गलतफहमी बहुत है कि फलां व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा था या फलां व्यक्ति ने पुस्तक की आलोचना की है, तो वो कोई नेगेटिव एटीट्यूड होगा। नहीं, उसकी कमजोरियों को उद्घाटित करना आलोचना नहीं है, बल्कि आलोचना जो है वो कृति का संपूर्ण एक तरह से बिंब हमारे सामने रख देना या उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे सामने रखना, साथ ही अपने भी नए चिंतन को उसके साथ जोड़ देना। सिर्फ व्याख्या करना उद्देश्य नहीं होता
आलोचना का। ना ही हम प्रतिमानों के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं, ना ही उसको परखने की कोशिश करते हैं। हर एक जो रचनाकार होता है उसकी अपनी संवेदना है, उसकी अपनी सृजनात्मक शक्ति है। तो हम एक निश्चित प्रतिमानों के आधार पर कैसे किसी कविता या कैसे किसी कहानी या कैसे किसी कृति की हम आलोचना कर सकते हैं। तो इंद्रनाथ मदान जी ने जो हमें दृष्टि दी कि कृति की राह से गुजर कर ही हमें कृति की आलोचना करनी चाहिए, तो ये मुझे लगता है सबसे हेल्दी अप्रोच है और यही ही दृष्टि मेरी आलोचना का भी आधार बनी है। क्या बात है। और आलोचना का वाकई में काफ़ी लोगों के मन में जो भाव सही में था वो आपने ज़रूर उसको क्लियर किया है कि आलोचना सही में ये नहीं है कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं जी। और आपने रेडियो और दूरदर्शन पर भी जो है वो काफ़ी कार्य किया है, विभिन्न उसमें कविताओं में, काव्य गोष्ठियों में उसमें भाग लिया है। तो वो आपका जो था कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ गई थी और टीवी के साथ मैं 79 के सन से जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब दोनों से मेरा एक बहुत ही आत्मीय सा नाता है। और बचपन में युवावाणी प्रोग्राम आता था, तो उसमें भी मेरी रचनाएं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे साहित्यिक सारे कार्यक्रमों के साथ विविधा है, या जैसे मेरी कविताओं का भी प्रसारण हुआ, एकल कविताओं का प्रसारण हुआ, या कवि संगोष्ठियों में भी मेरी कविताएं मतलब प्रसारित होती रही हैं, या हम साहित्यकार किसी भी एक विषय पर परिचर्चा करते रहते हैं, या मेरी अलग से भी वार्ताएं जो हैं वो प्रसारित होती रही हैं। तो ये काफ़ी पहले से ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम आ रहे हैं और दूरदर्शन से भी मेरे प्रोग्राम काफ़ी प्रसारित होते रहे, आज तक वो प्रसारण में लगे होंगे। क्या बात है। और 2015 में आपका जो काव्य संग्रह सूर्य सारथी संग संग, वो पाठकों की एक पसंदीदा काव्य संग्रह रहा है और बहुत ही उसके बारे में चर्चा भी हुई है। और उसका हमारे पाठकों को बताइए कि उसका केंद्र बिंदु जो है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या रहा उसका केंद्र बिंदु। जी 2015 में ही मेरा काव्य संग्रह सूर्य सारथी संग संग प्रकाशित हुआ। उससे पहले भी मेरी कविताएं कई सहयोगी प्रकाशनों के साथ छपती रही हैं, लेकिन ये जब काव्य संग्रह आया तो ईश्वर की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से इसका महत्व थोड़ा सा सबके सामने आया। तो ये रशिया में भी एक ऑल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसका विमोचन हुआ। क्या बात और इसका जो टाइटल पेज है, इसके बारे में भी वहाँ पर काफ़ी लोगों ने सराहना की थी। और इसके बाद चंडीगढ़ में भी इसके ऊपर परिचर्चा हुई डॉक्टर मेघ वगैरह के, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत साहित्यिक व्यक्तित्व हैं और साहित्यिक संस्थाएं हैं, तो उन्होंने भी इसके ऊपर परिचर्चा कराई थी। तो इसको सभी पाठकों का स्नेह मिला है, तो इसका स्वागत हुआ है। तो वैसे अगर हम केंद्रीय बिंदु इसका देखें तो सूर्य सारथी संग में जीवन की विसंगतियों या जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन की विद्रूपताओं के साथ साथ मैंने मानवीय सरोकारों को भी उठाने की कोशिश की है। और उसमें प्रेम है, स्नेह है, मानवता है, शांति है, वर्ल्ड पीस है, उसको भी मैंने महत्व दिया है। उससे जुड़ी हुई भी कविताएं काफ़ी हैं। और नारी मेरे कविताओं का एक, जिसे कह सकते हैं, केंद्रीय बिंदु भी है, क्योंकि मैं शुरू से ही नारी सशक्तिकरण के लिए खुद भी प्रेरित रही हूँ और भी जितने मेरे आसपास लोग थे उनको भी मैं प्रेरित करती रही हूँ। क्योंकि मेरा शुरू से ही विश्वास रहा है कि जो नारी है वो एक सामान्य शक्ति नहीं है, वो एक असाधारण शक्ति वो भी है, और समाज में पुरुष के साथ साथ उसका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन नारी अभी अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान नहीं पा रही। तो लेकिन उसके अंदर जो असाधारण प्रतिभा है, जो असाधारण उसकी शक्ति है, जब नारी को मौका मिल रहा है या दिया जाता है तो वो भी अपने आप को पूरी तरह स्थापित कर रही है। तो उसमें एक मेरी कविता है, महासृष्टि हो नारी जी। तो ये टाइटल ही सबको बहुत अट्रैक्ट करता रहा है और इसके बारे में काफ़ी आलोचकों ने मतलब समीक्षा भी की, महासृष्टि हो नारी। तो इसके अलावा भी जैसे नारी की वेदना को भी मैंने अभिव्यक्त किया है, लेकिन नारी की अस्मिता को
जैसे कौन हूं मैं, तो इसमें नारी जाति की पूर्ण अस्मिता आ जाती है कि वो एक सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि वो एक चेतना है, वो भी एक शक्ति है। जैसे दो पंक्तियां हैं कि चेतना हूं मैं, से शक्ति सांस की मुस्कान हूँ, यामिनी की नव प्रभा, उषा का मंगल गान हूँ, क्या बात है। इस छोर से उस छोर तक अनंत का विस्तार हूँ, ओ बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं। क्या बात। और इसी के साथ साथ अब नारी जब बच्ची का जन्म होता है तो भी उसके ऊपर एक मेरी कविता है, नूरानी नूर, जैसे सखी गाहू मंगलाचार, मोहे घर आई परी सुहानी। क्या बात है। तो जैसे एक बेटे के जन्म पर हम खुशी मनाते हैं, तो बेटी भी कम नहीं है, तो उसके जन्म पर भी मंगलाचार होना चाहिए। या फिर हमारी बेटी जो है आज कई क्षितिजों का स्पर्श कर रही है, हर क्षेत्र में वो आगे है, तो वो भी विश्व पटल पर अपने परचम को लहरा रही है। तो ये कविता है मेरी परचम, उसमें वो परचम को लहराने की बात करती है। या जो नारी आज की है वो घर के साथ साथ बाह्य दायित्वों को भी निभा रही है, अपनी जैसे जॉब के साथ जुड़ रही है, तो उसमें वो घर के बारे में भी सोचती है और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो बाहर भी काम कर रही है। दोहरी जिम्मेवारी उसके कंधों पर आ गई है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते, वो अपने घर में भी बच्चों का भी ध्यान रख रही है और इसमें भी। तो ये कविता है दौड़ते कदम, तो उसमें नारी के इस रूप को भी मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से या महामारी है तो इसमें व्यवस्था के चक्र में हम किस तरह से कुचले जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है अगर जिसे कहते हैं संगठित हो जाए, अपनी ताकत को पहचाने, तो वो उसके दाव पेचों को वो भी मतलब खत्म कर सकता है, उसको जिसे कह सकते हैं लोहा ले सकता है। तो फिर मैंने एक कविता है कि जिसमें आजकल वर्तमान समय में तो हम अंधेरे में हैं, लेकिन हम जब संगठित होकर अपनी शक्ति को पहचान कर सारे मिलकर कार्य करेंगे तो हम उस अंधेरे की स्याह सुरंगों को पार करके रोशनी से संवाद करेंगे। तो एक कविता है रोशनी से संवाद जी, तो वो मेरी बहुत अच्छी मतलब मुझे लगता है कि एक संदेश है। और एक आज के युग में जैसे हम देखते हैं आतंक है या युद्ध है, वो भी हमारी महत्वाकांक्षाओं के प्रसार के कारण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और मानवता के लिए एक विनाश का कारण बनता जा रहा है। तो उसके भी भयानक परिणामों को मैंने बताया है। तो मेरी एक कविता है आओ मिल बैठे, तो उसमें मैंने जैसे दो पंक्ति में आपको बताती हूँ कि बस करें अब बहुत हो गया, आओ सब मिल बैठी हम, कालिए नाग का मर्दन करके कलुष हृदय का हर ले हम, हाथ से हाथ मिलाती हैं हम, हाथ से हाथ मिलाती हैं हम, दिल से धड़कन जोड़े हम, कान्हा की बंसी की धुन में महारास में झूमे हम। क्या बात है। क्योंकि अस्त्रों के टकराने से जीवन लाशों को ढोता है, अस्त्रों के टकराने से जीवन लाशों को ढोता है, पानी होता है लाल और इतिहास भी सदियों रोता है। क्या बात है। और इतिहास भी सदियों रोता है। बहुत खूबसूरत, बस करो, बहुत खूबसूरत। बस करें अब बहुत हो गया, आओ सब मिल बैठे हम, आओ सब मिल बैठे हैं। बहुत खूबसूरत रचना है, बहुत खूबसूरत रचना है मैम आपकी। तो आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर हमारे दर्शकों के रूबरू आप हुए और अपने बारे में, साहित्य के बारे में इतना कुछ बताया और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने वाकई में आपके बारे में पहले ही जानते होंगे और आज और डिटेल में जानकर उन्होंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास भी किया होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का। धन्यवाद।